वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उपयोगिता क्या होती है, उपभोक्ता की बचत क्या होती है, साथ ही साथ तटस्थता वक्र विश्लेषण और उदासीनता वक्र विश्लेषण क्या होता है। मतलब तटस्थता वक्र का विश्लेषण करेंगे और उदासीनता वक्र का विश्लेषण करेंगे, दोनों में अंतर भी देखेंगे। साथ ही साथ हम और भी तमाम सारे नियम देखेंगे। जैसे सबसे पहले आज की वीडियो में हम बताएंगे उपयोगिता से क्या आशय होता है। प्रोफेसर बाक के अनुसार, प्रोफेसर हिंडन के अनुसार, श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार, एडवर्ड नेबिन के अनुसार। ठीक इसी प्रकार से उपयोगिता की विशेषताएं हम समझेंगे। उपयोगिता को किस प्रकार से हम माप सकते हैं, उनको दो प्रकार से मापते हैं, उन दोनों विधियों को देखेंगे, यानी गणनावाचक दृष्टिकोण से भी और क्रमवाचक दृष्टिकोण से भी। साथ ही साथ उपयोगिता के भेद भी देखेंगे, जैसे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। इन दोनों उपयोगिता से क्या आशय होता है इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या क्या संबंध होता है, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। और एक नियम है इससे संबंधित, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम चर्चा करेंगे। सम यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की जो मान्यताएं हैं उसको देखेंगे प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता के नियम में जो अपवाद हैं उसको देखेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम के जो महत्व हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद में हम सम सीमांत उपयोगिता देखेंगे, जिसको हम गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। साथ ही साथ गोसेन का पहला नियम अब कौन सा है, यहीं पे प्रश्न उठता है कि सर जी अब जो आपने दूसरा नियम बताया सम सीमांत उपयोगिता का नियम हो, तो दूसरा नियम है गोसेन का, और गोसेन का पहला नियम कौन सा था, तो भैया जो हमने अभी पहले बताया इससे सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम जो है वो गोसेन का पहला जो है नियम है। 19वीं शताब्दी में इन्होंने दिया था, प्रमुख अर्थशास्त्री हैं गोसेन महोदय। ठीक है, इसीलिए पहला नियम गोसेन का कहा जाता है सीमांतवादी उपयोगिता का नियम। ठीक है, सीमांतवादी उपयोगिता ह्रास का नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक, दूसरा नियम है सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसी को हम गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इनसे सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से गोसेन का दूसरा नियम किसे कहते हैं। उसी में 3-4 सिद्धांत देंगे, इस प्रकार से प्रश्न पूछा आता है। अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला वीडियो आपने देखा, लेक्चर 1 का देखा होगा, तो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसी में आप लोगों ने कहा, कमेंट किया कि डिमांड की है दूसरे चैप्टर की, इसी प्रकार से सिलेबस कंप्लीट करवाने की। तो मैं वही कार्य करूंगा और आपके सामने बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आपके अपनी भाषा में, देहाती लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसके बाद में हम सम सीमांत उपयोगिता के महत्व, मान्यता, इन सभी को देखते हुए उसके बाद में हम चलेंगे। साथ ही साथ किसके बारे में चर्चा करेंगे, उपभोक्ता की बचत क्या होती है। उपभोक्ता जो होता है और उपभोक्ता और उसके बाद में विनिमय, ये सारी बातें और जो है राजस्व, ये सब मैं बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो जब इन सभी की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता क्या होता है, विनिमय किसे कहते हैं हम, राजस्व क्या होता है, क्योंकि इन्हीं 5 ऐसे मुद्दे हमने बताए थे। उन्हीं 5 मुद्दों पर आपका पूरा का पूरा ये जो है चैप्टर टिका हुआ है। 5 मुद्दे हमने कौन कौन से बताए थे आपको, फटाफट आप ध्यान करिए। 5 मुद्दे हमने आपको कौन कौन से बताए थे। 5 मुद्दे हम अर्थ सामग्री, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को हमने 5 मुद्दों में आपको बता दिया था। वो 5 थे। पहला हमने बताया था उपभोग, दूसरा बताया था उत्पादन, तीसरा बताया था विनिमय, चौथा बताया था वितरण, और पांचवा बताया था राजस्व। बस इन्हीं पर पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इतनी बातों पे चलेगा आपका अर्थशास्त्र। तो ये हमने पहले वीडियो के अंतर्गत चर्चा कर लिया है, लेक्चर 1 के अंतर्गत, यानी चैप्टर 1 के अंतर्गत। अब चैप्टर 2 के अंतर्गत हम क्या चर्चा करेंगे, अब इन्हीं से संबंधित जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, जैसे उपभोक्ता की बचत जो होती है वो क्या होती है, उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से उस नियम की मान्यताएं देखेंगे उपभोक्ता। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम जानते जानते उसके बाद में उपभोक्ता की बचत के महत्व क्या होते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। साथ ही साथ जो उदासीनता होती है उससे संबंधित वक्र विश्लेषण होता है, उदासीनता वक्र विश्लेषण।
और एक वक्र विश्लेषण होता है आपका जो है तटस्था वक्र विश्लेषण। इन दोनों को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे आज की वीडियो में ही चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका जो है जितना आप पढ़े होंगे उसका जो है हम क्या करेंगे, आपका मूल्यांकन करेंगे। मतलब क्या, क्वेश्चन लाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी जितने भी आपके द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित, मतलब द्वितीय पाठ से संबंधित मतलब क्वेश्चन होंगे, उन सभी को मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न पूछा जाएगा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसी हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है। तो कोई भी परीक्षा में, मतलब कि कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो, उसमें अगर चाहे सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, यानी चाहे लिखित परीक्षा हो रही है चाहे आपका OMR सीट पर हो रही है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, दोनों पैटर्न पर होगा। पहले आप समझेंगे थ्योरी, उसके बाद में आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आए चलते हम थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं विस्तार से एकदम। और ध्यान रखेंगे ये BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए लेक्चर है। अर्थशास्त्र पेपर 1 चैप्टर 2 उपभोक्ता की बचत उपयोगिता तटस्थता वक्र विश्लेषण। पेपर का पूरा नाम है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं यूटिलिटी, कंज्यूमर्स, सरपल्स, इंडिफरेंस, सर्वे एनालिसिस। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा चैप्टर वाइज। तो चैप्टर मित्रों थोड़ा लंबा है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, ऐसा नहीं कि बीच में स्किप करिएगा। पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि पहले वीडियो में जिस प्रकार से हमने समझाया था उसी प्रकार से इसमें भी समझाऊंगा। आइए देखते हैं। चैप्टर 2 है ये, इसका नेम आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उपयोगिता उपभोक्ता की बचत तटस्थता वक्र विश्लेषण। मतलब बहुत सारे चैप्टर इसमें समाहित हैं, ऐसा नहीं कि ये हमने नौ वीडियो में बताने का प्रयास किया ना, बताया था कि 9 वीडियो में होगा, 9 चैप्टर बताए थे हमने सिलेबस में। तो 9 चैप्टर में नहीं है पूरा का पूरा सिलेबस आपका। ये से उपयोगिता एक अलग चैप्टर होता छोटा सा, उपभोक्ता की बचत अलग चैप्टर है, तटस्था वक्र विश्लेषण अलग चैप्टर है। इस प्रकार से चैप्टर अलग अलग डिवाइड है। लेकिन मैंने क्या सोचा कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए। ठीक है, इसलिए सारी फंडा हमने तैयार किया है। चलिए देख लेते हैं हम। देखें, उपयोगिता से क्या आशय होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उपयोगिता होती क्या है। उपयोगिता आपको समझते, यूज जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में उपयोगिता, यूटिलिटी अंग्रेजी में इसके लिए सबसे परफेक्ट जो शब्द आता है यूटिलिटी। कभी भी आप कॉपी लिखिएगा तो सबसे पहले मान लें कॉपी लिखने की आती, तो उपयोगिता लिखने के बाद में अगर आप हेडिंग में यूटिलिटी लिख देते तो ज़्यादा बेटर होता है, एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देता है। ठीक है, उपयोगिता से आशय देखते हैं मित्रों। देखें, वस्तुओं के उस गुण को उपयोगिता कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकता की क्या हो जाए, संतुष्टि हो जाए। तो जो मनुष्य की आवश्यकता होती है, जैसे आपको मोटरसाइकिल की आवश्यकता हुई, तो मोटरसाइकिल जब आपको मिल जाएगी तो क्या हो गई, वही चीज़ क्या हो गई, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। तो वस्तुओं के उस गुण को हम उपयोगिता कहते हैं जिससे मनुष्य की क्या होती है, इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, हॉबीज पूर्ण होती हैं। ओके, दूसरे शब्दों में बात करें हम, दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या आशय होता है। तो अर्थशास्त्र में देखिए, किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि या सुख या आनंदानुभूति को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। जब किसी चीज की ललक आपके मन में होती है, मान लिया आप गए वहां पे कहीं शॉपिंग मॉल में गए, आपने देखा कि ये जैकेट अच्छी है, ठंडी का महीना चल रहा है, जैकेट अच्छी है, तो क्या हो गई, अब जैकेट आपके लिए उपयोगी है, जैकेट आपके लिए उपयोगी वस्तु है। और जो आपके उनमें भाव पैदा हुआ उस जैकेट के लिए कि हाँ ये मुझे पहनना चाहिए, ऐसी जैकेट ये मेरे पास होनी चाहिए, तो वो जो भाव उत्पन्न हुआ वही उपयोगिता होती है। और जब वही जैकेट आप खरीद लेते हो और आप पहन लेते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है, आपको आनंद आता है, आपको अच्छा लगता है। इसी प्रक्रिया को हम उपयोगिता कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब देख लेते हैं जो बहुत सारे जो अर्थशास्त्री जिन्होंने घुमा फिरा करके सारी बातें कही है, जो अभी हमने आपको सार बताया है कि जैकेट खरीदने वाला मैटर, बस यही पूरा उपयोगिता है। उपयोगिता मतलब यार उपयोगिता, जो चीज़ तुम्हारे लिए उपयोगी हो, जिसका हम उपयोग करके और आनंद की प्राप्ति करें, सुख की प्राप्ति करें, और उसके बाद में हमें संतुष्टि हो जाए, बस वही उपयोगिता है। अभी देखेंगे ये लोग किस तरह से कि आपको घुमाएंगे कि आपको समझ में ना आए बातें। देख लेते, फिर भी हमको तो देखना पड़ेगा। चलिए, प्रोफेसर वाघ के अनुसार, अब यहाँ पे बा होता तो बाघ हो जाता, लेकिन हाँ वाह है। ठीक, प्रोफेसर वाघ के अनुसार, प्रोफेसर वाघ महोदय कहते हैं
कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। क्या? तो अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता जो होती है वो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्या होती है? क्षमता। तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वाघ। यानी जब भी आवश्यकता कोई हो उसको संतुष्टि हो जाए, उसकी संतुष्टि से उतनी क्षमता रखता हो व्यक्ति कि हाँ, मान लीजिए जैकेट आपने देखी और जैकेट देखने के बाद में अब वो खरीदने की हैसियत आपकी हो, ठीक है, आप उस खरीदने की क्षमता रखते हो, तो क्या हो गई वही चीज़? तो वही चीज़ हो गई आपकी कि हाँ, उपयोगिता हो गई, ठीक है, खरीद लेंगे तो उपयोगिता हो गई। अगला देखते हैं, प्रोफेसर हिंडन कहते हैं क्या। जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपको लिखने ही पड़ेंगे, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव हमें पूछेगा कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। यह कथन निम्न में से किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर वाघ, प्रोफेसर हिंडन, आपको एडवर्ड नेविन भी दे सकता है उसके बाद में, और उसके बाद में आपको श्रीमती रॉबिन्स दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप पता चल गए वाघ ने क्या कहा था कि संतुष्ट हो जाए होता, ठीक है, जैकेट खरीदनी है तो उसके लिए क्या होने चाहिए? पैसे होने चाहिए। पैसे कब होंगे? जब आपके पास क्षमता होगी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप 3-4 बार वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अगले हैं प्रोफेसर हिंडन। प्रोफेसर हिंडन महोदय महोदय कहते हैं उपयोगिता की परिभाषा देते हुए कि उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता, उपयोगिता क्या होती है? पदार्थ की वह क्षमता होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। ये भी वही बात कहते हैं, जो आवश्यकता को क्या करती है? संतुष्ट करती है। पदार्थ की वह क्षमता जो क्या करती हो? उपयोगिता को यानी आवश्यकता को क्या करती हो? संतुष्ट करती हो। जो आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, पदार्थ की क्षमता, वही उपयोगिता कहलाती है। आगे हैं आपके श्रीमती, कौन है? श्रीमती रॉबिन्स, ठीक है, श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार देख लेते हैं हम। इन्होंने कहा कि उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण है जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। तो उपयोगिता जो होती है वस्तुओं का गुण होती है। जैसे जैकेट देखी आपने, तो जैकेट अच्छी लगी तब देखी आपने, और बहुत सारी जैकेट टांगी हुई हैं, बहुत सारे जो है लोअर टांगे हुए हैं, बहुत सारे पैंट हैं, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको जैकेट पसंद आ रही क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो गुण है। ये बात कौन बता रहा है? ये बात बता रही श्रीमती रॉबिन्स बता रही हैं कि उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण होता है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। ठीक है, लोग उसे क्या करना चाहते हैं? खरीदना चाहते हैं। तो रॉबिन्स, आप जानते हैं रॉबिन्स और श्रीमती रॉबिन्स हैं। जब खरीदने वगैरह की बात आ जाए, जब खरीदने की बात आ जाए तो कौन खरीदने मतलब शॉपिंग करने कौन अधिकतर जाता है? लड़कियां आती शॉपिंग करने। तो आप पता चल लगा लीजिएगा कि जो श्रीमती रॉबिन्स थी, उन्होंने ही क्या की थी? उन्होंने उपयोगिता की परिभाषा देते हुए कहा था कि वस्तुओं का वह उपयोगिता जो होती है, वस्तुओं का ऐसा गुण होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण लोग उसे खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, एडवर्ब नेबिन। एडवर्ब नेबिन क्या कहते हैं उपयोगिता की परिभाषा को लेकर के? ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में सब पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब नेबिन कहते हैं उपयोगिता की परिभाषा देते हुए कि उपयोगिता का आशय उस संतुष्टि या आनंद या लाभ से होता है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपभोग से प्राप्त होता है। जब किसी आप धन का उपयोग कर लें, किसी संपत्ति का उपयोग कर लें, तो आपको आनंद प्राप्त होता है। हमने पहले पहले शुरू में आपको बताया था कि जैकेट अच्छी लगी, खरीद लिया, तो खरीदने के बाद पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको संतुष्टि होगी, मन में खुशी होगी, आनंदानुभूति होगी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें बता रहे हैं कौन? एडवर्ब नेबिन। एडवर्ब नेबिन, जब आप नई नई चीज़ें पहनते हैं तो क्या होता है? आपको संतुष्टि, आनंद, लाभ होता है। जब कोई चीज़ नया मिलता है, ठीक है, जब नया नया रिलेशनशिप होता है तो भी आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब एडवर्ब नेबिन कोई परिभाषा देंगे, नेबिन मतलब नया, तो नई चीज़ें इन्होंने बताई कब, और नई चीज़ जब आपको मिलेगी तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, संतुष्टि होगी। तो जब ऐसी परिभाषा पूछी जाए कि उपयोगिता का आशय उस संतुष्टि या आनंद या लाभ से होता है जो किसी धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होती है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है एडवर्ब नेबिन महोदय ने। इस प्रकार से आप इसको याद रखते हैं, नेबिन से नया, और नया से क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उपयोगिता की विशेषताएं समझ लेते हैं। तो ध्यान होगा, अभी तक आपने जितनी परिभाषा समझी, प्रोफेसर वाक के अनुसार, प्रोफेसर हिंडन के अनुसार, श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार, एडवर्ब नेबिन के अनुसार। प्रोफेसर वाक ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। प्रोफेसर हिंडन ने कहा था कि उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। आवश्यकता को संतुष्ट कौन करता है? हिंडन करते हैं।
श्रीमती रॉबिन्स कहती हैं कि उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण होती है जिसके परिणाम स्वरूप लोग उससे क्या करते हैं, परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। जबकि एडवर्ड नेबिन ने कहा कि उपयोगिता का आशय उस संतुष्टि या आनंद या लाभ से होता है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपभोग से प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब उपयोगिता की हम विशेषताएं समझ लेते हैं, फटाफट देखेंगे विशेषताएं और ध्यान रखेंगे। अगर इसको आप इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, पीडीएफ अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो मैं जो है 3-4 दिन के बाद में इसकी पीडीएफ जो है दूंगा, और मैं व्यवस्था कर रहा हूँ पीडीएफ बनाने की। तो पीडीएफ से संबंधित एक मैं वीडियो बनाऊंगा पर्सनली, और उस वीडियो में बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, क्योंकि उस पर कार्य चल रहा है और पीडीएफ सबकी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपयोगिता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, देखिए पहली विशेषता है कि उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द होता है। क्या होता है, एक सापेक्षिक शब्द होता है उपयोगिता, जो सभी लोगों को पता होता है, जाहिर सी बात है एक सापेक्षिक शब्द होता है। दूसरा चीज देखिए, उपयोगिता नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है। नैतिक मूल्य आपको पता होगा, हमने समाजशास्त्र में बताया होगा। अगर आपने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। नैतिक मूल्य वह मूल्य होते हैं, यानी मोरल वैल्यूज। तो मोरल वैल्यूज अंग्रेजी में, नैतिक मूल्य हिंदी में। तो नैतिक मूल्य वह मूल्य होते हैं जो किसी समाज में लागू होते हैं और समाज में मर्यादा को बनाए हुए चलते हैं। जैसे आप कहीं समाज में रहते हैं, आप अगर अपने माता पिता की मर्जी से शादी ना करें, आप कहीं से भगा करके शादी कर लें या फिर कहीं से अलग से ला करके शादी कर लें, तो क्या होगा, वो आप नैतिक मूल्यों के खिलाफ जा रहे हैं। तो नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक मूल्य होता है कि आप क्या करें, आप अपने माता पिता के अनुसार जो उन्होंने शादी देखी हो वही शादी करें। आप जो है अलग से कहीं से कन्या को भगा लेकर के ना आए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यही होता है नैतिक मूल्य। समाज के हर एक समाज में कुछ नैतिक मूल्य, कुछ सामाजिक मूल्य, कुछ सामाजिक मानदंड इत्यादि होते हैं। अगर जिनका आप क्या करते हैं, हनन करते हैं यानी उल्लंघन करते हैं, तो आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। समाज में आपको वो ख्याति नहीं प्राप्त होती जो पहले प्राप्त हुआ करती थी। ठीक है, तो नैतिक मूल्य वही होते हैं जो समाज को चलाते हैं, समाज को सुदृढ़ बनाते हैं, समाज को एक अच्छा मर्यादित एवं सभ्य समाज बनाते हैं। तो वही नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, यही होते हैं। नैतिक मूल्य सामाजिक मूल्य में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन हाँ, परिप्रेक्ष्य दोनों का क्या होता है, समान ही होता है। देखिए, तो उपयोगिता से जो होता है वो नैतिक मूल्यों में क्या हो, नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है। अब नैतिक मूल्यों से उपयोगिता थोड़ी ना प्रभावित होगी। अब आप देखते हैं पहले जो है लोग क्या पहनते थे, धोती कुर्ता अंगोछा पहनते थे हिंदू लोग यानी सनातन धर्म के लोग। मुस्लिम क्या पहनते थे, जो है पायजामा पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे। ठीक है, ईसाई लोग क्या करते थे, कोट पैंट टाई पहनते, ये सब करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ ऐसा कि लोगों ने देखा कि कोट पैंट टाई में ज़्यादा बंदा अच्छा लग रहा सूट बूट में, तो अब सूट बूट हिंदू लोग भी, मुस्लिम्स लोग भी, सभी लोग पहनने लगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब इससे जो है जो पुराने ख्याल के लोग थे, जो पुराने लोग थे, यानी जो वृद्धावस्था यानी जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने देखा कि ये बर्बाद हो रहा है लड़का। ठीक है, तो लेकिन वो कहते होंगे कि हाँ ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बाल ऐसा कटवा लिया, 2 साइड करवा लिया, 1 साइड करवा लिया, तो वो उससे डोंट मैटर। तो उनके कहने से क्या आप पर प्रभाव पड़ता है, आप बाल अपने ढंग का कटवाते हैं, आप जो है डैमेज जीन्स ही पहनेंगे, फटी फटी जीन्स, जो पहले फटी फटी बोले थे आज उसको डैमेज बोलते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो उससे नैतिक मूल्यों पर प्रभाव पड़ा, नैतिक मूल्य उसको रोक पाए कि हाँ आप धोती कुर्ता पहनो। आज का कोई युवा धोती कुर्ता पहन के निकलता है, नहीं निकलता है। वही निकलते हैं जो पंडिताई करते हैं, पंडित जी होते हैं, पंडित के लड़के होते हैं, वही निकलते हैं ना। तो वही होता है ना। तो आप देखते होंगे कि अब नैतिक मूल्य से क्या नहीं हो रहा है, उपयोगिता प्रभावित नहीं हो रही है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता वास्तविक उपयोग पर निर्भर नहीं करती है। तो उपयोगिता जो होती है वास्तविक उपयोग पर निर्भर नहीं करते, जो वास्तविक रूप से आप उपयोग करते हैं उस पर निर्भर नहीं करते। ये क्या करती है, एक काल्पनिक तौर पर होती है। ठीक है, और पूर्ण रूप से कल्पना नहीं होती है, आधा वास्तविक होती है, आधा काल्पनिक होती है। आगे देखते हैं। ये विशेषताएं हैं उपयोगिता की। उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, यानी कितनी उपयोगिता है, कैसी उपयोगिता है, किस प्रकार की उपयोगिता, ये सारी बातें पता हो सकती हैं। अगला देखते हैं, उपयोगिता मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उपयोगिता जो होती है मानव की आवश्यकता और किस पर, तीव्रता पर निर्भर करती है।
अगला देखते हैं छठवां जो उपयोगिता की विशेषता है वो है कि उपयोगिता के मतलब उपयोगिता जो होती है त्याग के बिना असंभव होती है। जब तक आप किसी चीज़ का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको उपयोगिता की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं होगी। जैसे भाई आपको अगर जैकेट खरीदनी है या फिर कोई चीज़ खरीदनी है, बुक खरीदनी है, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसों का आपने क्या किया, त्याग किया, तो आपकी उपयोगिता पूरी हुई, जिससे आपको मन को संतुष्टि मिली, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिली। ठीक, आगे देखते हैं। उपयोगिता का संबंध फलदायकता या लाभदायकता से नहीं होता। फलदायकता मतलब क्या होता है, उपयोगिता का संबंध जो होता है फलदायकता या लाभदायकता से नहीं होता। आप उसमें ज़्यादा फल की इच्छा या लाभ की इच्छा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैकेट आपको पसंद आई तो चाहे 3,000 की हो चाहे 4,000 की हो, पैसे हैं तो खरीद लोगी आप। अब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है इंडिया में गरीबी भी है। बड़े मतलब एकदम से कंडीशन ऐसी नहीं कि सभी लोग 3,000 की जैकेट पहनते हैं, 250 की जैकेट भी पहनते हैं, 100 रुपये की जैकेट भी पहनते हैं, वो अलग की बात है। ठीक है, किसी दिन इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, उपयोगिता का संबंध जो होता है फलदायकता या लाभदायकता से नहीं होता। जब उपयोगिता हो जाती है उस चीज़ की तो उसको आपको खरीदना ही पड़ता है, उसको लाना ही पड़ता है, चाहे जितनी भी हो। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो आपको दवाई करवानी है, उसमें आप देखेंगे कि कितना लाभ हो रहा है, कितना फल हो मिल रहा है हमको, बिल्कुल नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं उपयोगिता की माप कैसे की जा सकती है। जैसे हमने एक विशेषता समझी थी कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, तो कैसे मापा जा सकता है आइए देखते हैं। तो उपयोगिता के माप के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली है गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरी है क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो गणनावाचक पहले देखते हैं। देखें, गणनावाचक दृष्टिकोण का विचार दिया था प्रोफेसर मार्शल ने। इसके अनुसार किसी वस्तु की एक इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए जितना मूल्य उपभोक्ता देने को तैयार हो, वही वस्तु से होने वाली उपयोगिता की मौद्रिक माप होती है। मतलब इन्होंने कहा, क्या कहा, कि इनके अनुसार कि कोई वस्तु है, उसकी एक इकाई मान लिया कि 1 किलो है, कोई सामान है, तो उसके एक इकाई ले लेते हैं, मतलब 1 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, 1 ग्राम से वंचित रहने की अपेक्षा, अगर वो 1 ग्राम वंचित रहने की अपेक्षा मतलब वंचित ना रहे, मतलब वो 1 ग्राम भी मिला रहे, तो उस वस्तु की इकाई के लिए जितना मूल्य उपभोक्ता देने को तैयार हो, वही वस्तु से होने वाली उपयोगिता की मौद्रिक माप होती है। तो उपयोगिता की मौद्रिक माप कौन सी होती है, जो उसको मिला लेने पर भी सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। वस्तु की इकाई के लिए जितना मूल्य उपभोक्ता देने को तैयार हो, वही होता है क्या, उपयोगिता की मौद्रिक माप। आगे देखते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता की माप का दूसरा दृष्टिकोण क्रमवाचक है। इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं हिग्स, एलन, पैरेटो, 3 हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से क्रमवाचक उपयोगिता की माप से संबंधित क्रमवाचक दृष्टिकोण से संबंधित अर्थशास्त्री नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया गया ए ऑप्शन हिग्स, बी ऑप्शन दे देगा एलन, सी ऑप्शन दे देगा आपको मार्शल, और डी ऑप्शन दे देगा पैरेटो। तो मार्शल जो है वो गणनावाचक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं, जबकि हिग्स, एलन और पैरेटो किसके हैं, क्रमवाचक के हैं। ठीक है, ये लोग मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। कौन, हिग्स, एलन और पैरेटो ने किसको खारिज कर दिया, मार्शल वाली नीति को। ठीक, इन्होंने कहा कि इसके अनुसार उपयोगिता मापनीय नहीं होती है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है उपयोगिता। अतः उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्र विश्लेषण की नई रीति निकाली। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण के द्वारा जो है इसकी माप की जाती है। ठीक है, किसकी माप, उपयोगिता की। इसी नई रीति के अनुसार उपयोगिता की केवल तुलना की जा सकती है, मापने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसकी तुलना करके हम इसको माप सकते हैं। पूर्ण रूप से अगर इसको मापें हम कि जैसे इसको मापना ही है, तो हम माप नहीं सकते। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। उपयोगिता के दो भेद होते हैं, आइए देखते हैं दो भेद कौन कौन से उपयोगिता के भेद में। ठीक, उपयोगिता का भेद देख लेते हैं। पहली है सीमांत उपयोगिता, दूसरी है कुल उपयोगिता। सीमांत आपको समझ में आएगा कि सीमांत, जहाँ सीमांत हो वही सीमांत उपयोगिता, और जहाँ कुल तो संपूर्ण हो गई। अब देखते हैं सीमांत उपयोगिता क्या होती है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की कई इकाइयों का उपभोग करता है, तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं, तथा इस सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब अब आपको मैं समझा दूं, जैसे कि मान लिया लड्डू है, आपके पास 1 किलो लड्डू है, मतलब 10
लड्डू में से जो है आप 11 लड्डू हटा दीजिए, जब 12वां लड्डू 11 लड्डू खा लो, और जब 12वां लड्डू होगा वही होगा सीमांत उपयोगिता। क्योंकि 12वें लड्डू की उपयोगिता जो थी, अगर 12वां लड्डू आप पहले खा लेते तो शायद वो 11 लड्डू बचते ही ना। ठीक, तो वही सारी चीज़ें, मतलब जो लास्ट वाला बचता है वही होता है सीमांत उपयोगिता। उसकी क्या उपयोगिता है, जो लास्ट यानी 12वां लड्डू की क्या उपयोगिता है, उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जबकि पूरे के पूरे 12 लड्डू जो हैं उसकी क्या उपयोगिता है, उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक, कुल उपयोगिता देखते हैं, वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। समझ में आया, यानी 12 लड्डू हैं तो जो अंतिम लड्डू होगा यानी 12वां लड्डू केवल होगी, तो उस 12वें लड्डू की क्या उपयोगिता होती है, उसको खाने से हमको किस प्रकार का आनंद, किस प्रकार की संतुष्टि मिलती है, वो होगा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सीमांत सीमांत मतलब जहाँ से खत्म हो जाए, और कुल उपयोगिता मतलब संपूर्ण पूरा। तो 12 लड्डू मान लिया था, 12 लड्डू को पूरी, उस 12 लड्डू की क्या उपयोगिता है, उसको खाने से हमको क्या सुख होगा, क्या जो है हमको आनंद होगा, वही सारी चीज़ें क्या होगी, कुल उपयोगिता होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुल उपयोगिता समझ में आ गई। अब सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच में कुछ संबंध होते हैं, उस संबंधों को हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखें, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। क्या, जब सीमांत उपयोगिता जो होती है धनात्मक होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे सीमांत उपयोगिता धनात्मक होएगी मतलब पॉजिटिव होगी तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता घटेगी। तो एक दो बात आपको समझ में आई कि जब सीमांत उपयोगिता जब होगी वो बढ़ेगी, सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी यानी धनात्मक होगी, तो कुल उपयोगिता जो होगी वो बढ़ेगी। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता घटेगी। तो ऋणात्मक में कुल उपयोगिता घटेगी, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक तो कुल उपयोगिता घटेगी, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी। लेकिन जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, सबसे ज़्यादा। जब सीमांत उपयोगिता एकदम से जीरो होगी, ठीक है, तब क्या होगा, जो उपयोगिता होगी कुल उपयोगिता वो मतलब पूर्ण रूप से अधिकतम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, अधिकतम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब सीमांत उपयोगिता के भी कुछ प्रकार देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता के कौन कौन से प्रकार हैं उसको देखते हैं थोड़ा सा। सीमांत उपयोगिता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरी शून्य सीमांत उपयोगिता और तीसरी है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। हमने बता दिया जब सीमांत जो उपयोगिता होती है, सीमांत उपयोगिता जब धनात्मक होगी यानी पहली जो होगी, ये 3 प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जब धनात्मक होगी सीमांत उपयोगिता तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी, जब सीमांत उपयोगिता जो होगी आपकी शून्य होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता भी घटेगी। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। उपयोगिता कितने प्रकार की होती हैं, तो सीमांत उपयोगिता के 3 भेद होते हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ये 3 आपको याद होने चाहिए। अगला देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये। इसी को गोसेन का पहला नियम कहा जाता है, 19वीं शताब्दी में आया। देख लीजिए, 19वीं शताब्दी के प्रमुख अर्थशास्त्री गोसेन ने इस विचार का प्रयोग पहली बार किया था, इसलिए इस नियम को गोसेन का क्या नियम कहा जाता है, प्रथम नियम। तो गोसेन का प्रथम नियम किसको कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता के नियम को। ठीक, बाद में इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या मार्शल ने की। तो वैज्ञानिक व्याख्या सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की किसने की है, मार्शल ने की है, जबकि इसको दिया किसने था, तो गोसेन महोदय ने दिया था। ठीक, मार्शल ने बताया इस नियम की पुष्टि करते हुए कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है तो अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता है। जैसे मान लिया कोई आप जो है 10 किलो चीनी डेली लाते थे, मैं आप एक दुकानदार हो, 10 किलो चीनी लाए, 10 किलो चीनी डेली बेच देते थे, तो आपका स्टॉक मामला नहीं लगता था। लेकिन अब हुआ क्या, आप 10 किलो चीनी लाने लगे और मान लिया एक दिन 5 ही किलो चीनी बिकी, 5 किलो आपका बच गया। दूसरे दिन फिर 10 किलो लाए, फिर 5 किलो मान लिया बिका, 5 किलो बच गया, 10 किलो चीनी आपकी रखी रह गई।
अब इसी प्रकार से क्या हो जाए, आपके पास स्टॉक लग जाएगा। अब चीनी का बोरा एक प्रकार से आपके सामने रखा रहेगा, यानी 30-35 किलो चीनी बच जाएगी आपकी। तो क्या होगा, जैसे जैसे चीनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट कम होता जाएगा, क्योंकि जितनी पूंजी 10 किलो आप लाते थे, 10 डेली बेच देते थे तो उसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता था आपको। अब जो है 10 लाते हैं, 5 ही बेच पाते हैं तो आपको मुनाफा कम मिलेगा। तो जैसे जैसे स्टॉक की मात्रा, यानी चीनी अब 10 किलो डेली लाएंगे भाई, तो 5 ही किलो मान लिया बेचते, किसी दिन 7 बेचते, किसी दिन 6 बेचते, किसी दिन 2 किलो बेच देते हैं। तो इससे जब एवरेज निकालेंगे तो 5 ही मान लेते हैं हम। और उसके बाद में सारी बातें क्या हो जाएंगी आपकी, रखी की रखी रह जाएंगी, और जो है चीनी रखी रह जाएगी, और आपको उतना मुनाफा भी नहीं मिलेगा। और जब मुनाफा नहीं मिलेगा तो वही बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी तैसे तैसे आपके लाभ में कमी आती जाएगी। ठीक, ये है नियम, क्या, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक, कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से, जब स्टॉक की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है। जो अतिरिक्त लाभ जो प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है, जो लाभ होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की जो मान्यताएं हैं उसको देख लेते हैं। पहली मान्यता है कि उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। तो उपभोग अगर निरंतर क्रम में, यानी 10 किलो चीनी ला रहा था, 10 किलो चीनी बेच दिया डेली का डेली, तो इसका मामला ठीक है, चलता रहेगा। अगला देखते हैं, मान लिया 10 लाया, 5 ही बिकी, तो फिर वही नियम लोचा आ जाएगा, वही हो जाएगा जो हमने बताया। दूसरा देखिए, उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी जो चीनी खरीद रहा है उसके मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब चीनी मान लिया वो खरीद रहा है, मान लिया कल को उसको चाय पीने का मन ही ना करे, मानसिक दशा उसकी गड़बड़ हो जाए तो चाय ना पिए, तो चीनी नहीं खरीदेगा, तो उससे क्या होगा, आपके यहाँ पे स्टॉक की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो यही सारे नियम हैं। इसको आप एकदम से जर्नली समझेंगे, चीनी आपको डेली खरीदना पड़ता होगा, तो इससे इसको रिलेट करके हम इसलिए बता रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, उपभोग की जाने वाली इकाइयां गुण व रूप से समान हो। जैसे आप चीनी लाते थे तो चीनी का दाना जितना मोटा पहले हुआ करता था, यानी जैसी क्वालिटी पहले लाया करते थे वैसी चीनी अगर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टॉक नहीं लगेगा, आराम से चलता रहेगा। तो उपभोग की जाने वाली जो इकाइयाँ होती हैं उनके गुण और उनका रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं आज को तुम जो है ओरिजिनल चीज़ें बेच रहे हो, कल को तुम लोकल चीज़ें बेचने लगो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो स्टॉक आपका मतलब रहेगा। ठीक है, जब तक आप क्वालिटी में गिरावट नहीं करेंगे तब तक आपको स्टॉक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका माल बिकता रहेगा। ठीक, अगला देखते हैं, वस्तु की इकाइयों का आकार उपयुक्त तो होना चाहिए। जो वस्तु आप बेच रहे थे उसका आकार उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहला आकार बढ़िया दे दिया बाद में उसको जो है आकार छोटा कर दिया उसका। ठीक, ऐसा भी नहीं करना है। अगला देखते हैं, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वस्तु की कीमत, मान लिया चीनी 40 में बेच रहे थे या 36 में बेच रहे थे, तो 36 में बेचे, 40 में मत करिए। या 40 में बेच रहे थे तो 44 मत करिए, 40 से रखे रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब ये कि बगल में कोई और दुकान होनी चाहिए, प्रतियोगिता। ठीक है, जब तक प्रतियोगिता किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, तब तक वो चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात, होड़ लगनी चाहिए। इसीलिए बाजार में देखते होंगे जहाँ पे मोबाइल की शॉप होती है वहाँ पे मोबाइल की शॉप, जहाँ पे मेडिकल होगा वहाँ पे मेडिकल मेडिकल होगा। अधिकतर बड़े बड़े सिटीज़ में आप यही देखते होंगे। ठीक है, कि जहाँ पे एक दुकान है जो है बर्तन की, तो 2-3-4 बर्तन की दुकान है। ठीक, तो यही होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। ये अर्थशास्त्र के नियम पे ही सारे बाजार चलते हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें। अगला देखिए, उपभोक्ता की आय व प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय व प्रवृत्ति, मतलब ये कि उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रवृत्ति है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। और आय उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया, और जैसे कि मान लिया डेली वेज वाले अगर होंगे तो वहाँ पे कम चीज़ें होंगी, वहाँ पे ये नियम कारगर नहीं होगा। वहाँ पे मान लिया आज उसको उसका लगा 200 दिहाड़ी मिल गई, तो भाई खाएगा, लेकिन मान लिया कल को काम ही नहीं लगा तो क्या खाएगा, तो उस दिन उपवास करेगा, फिर दूसरे दिन लगेगी, दूसरे दिन खाएगा। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो है संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर कोई सरकारी सर्विस वाला व्यक्ति है, वो अगर इस नियम का वो रह रहा है और कोई दुकान बगल में खोले हो, तो चीनी 1 किलो डेली लेता तो आज भी डेली लेगा, क्योंकि उसके पास से डेली आ रही है, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, तो उपभोक्ता की आय जो होनी चाहिए, उपभोक्ता यानी जो खा रहा है, ठीक, और प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, उपभोक्ता पर रुचि व फैशन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मान लिया कोई गांव है
और गांव में जो है कपड़ा बिक रहा है थोड़ा सा दूसरी टाइप का, थोड़ा सा भद्दा ही है। तो गांव का दुकानदार अच्छे तरीके से चल रहा था सारी बातें। लेकिन क्या हो जाए, फैशन आ जाए, फैशन के तौर पर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के पैंट पहनने लगे, फटे फटे पैंट। ठीक। तो क्या हो, अगर उसका प्रभाव पड़ गया तो लोग फटे फटे पहनने लगेंगे, फैशन हो गया उसका भाई। ठीक है, तो वो बेचारा बैठा रह जाएगा जो गांव का होगा। इसी प्रकार से जो बाल वगैरह कटवाते हैं, टू साइड वन साइड, वो सारे बाल अब नए नए जो नए नए नाई आ गए हैं, वो फटाफट अपना काम निपटा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा भीड़ लग रही है, और जो पुराने नाई हैं वो बैठे रह जाते हैं। ठीक। तो ये लोचा हो जाता है मार्केट में। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये थे क्या सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की मान्यताएं हैं कुछ। ये होनी चाहिए तब नियम कारगर होगा, नहीं तो नियम कारगर नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सीमांत उपयोगिता नियम के कुछ अपवाद है, उस अपवाद को देख लेते हैं हम। जैसे सीमांत उपयोगिता के अपवाद जो हैं, उनमें हम देख लेते हैं निम्न 6 प्रकार के अपवाद। देखें, दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं, दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं। दूसरा है फैशन तथा दिखावटी उपभोग। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये अपवाद है। ठीक है, एक्सेप्शन है। दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं आ जाएंगी तो जो पुरानी वस्तुएं थी उनको लोग भूल जाएंगे। फैशन और दिखावटी उपभोग आ गया तो वो भूल जाएंगे पुरानी बातें। देखिए, अगला है धन संचय की प्रवृत्ति। अगर धन संचय यानी व्यक्ति चीनी खरीदा कर चीनी हम नहीं खरीदेंगे, अब धन इकट्ठा करेंगे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, तो भी लोचा हो जाएगा। अगला देखते हैं शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति हो गया तो शराब पी लेगा, आपकी आपका जो धंधा चौपट हो जाएगा। पांचवा देखते हैं सुरीली गीत व सुंदर कविता। जब इस पे भी हो जाएगा, सुरीले गीत हो जाएंगे तो उस पर पैसा खर्च होने लगेंगे, तो जो चीनी नहीं खरीदेगा बंदा। अब चीनी का ही उदाहरण से मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। तो वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। ठीक है, यानी जिस वस्तु वस्तु मान लिया जो कोई है, उसमें वृद्धि अगर हो गई, वस्तु मान लिया ज़्यादा नहीं है, वस्तु 10 है और खाने वाले उसको 20 हो गए, तो भी दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि 20 लोग खरीदने आएंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट में वो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखें, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का क्या महत्व है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम के कुछ महत्व हैं, उस महत्व को हम देख लेते हैं। ठीक, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व देखते हैं हम। देखें, मांग के नियम का आधार। तो मांग के नियम के आधार में भी इस नियम का हम प्रयोग करते हैं। उपभोक्ता की बचत में महत्व है इसका। कीमत सिद्धांत के महत्व में महत्व है इसका। कर निर्धारण का आधार, उत्पादन के लिए सहायक, अधिकतम संतुष्टि। सतवा है सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार। ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम का महत्व निम्न में से कौन है। तो देखेंगे वहाँ पे एक डी ऑप्शन दिया रहता है, उपयुक्त सभी, तो वही लगा दीजिएगा। ठीक है, जब इसमें महत्व विशेषता अपवाद पूछेगा तो एक अपवाद किसी चीज का नहीं, इसमें 10 चार चार पाँच पाँच अपवाद सबके भरे पड़े हैं। तो 3 अपवाद आपको देगा और उपयुक्त डी सभी देगा। ठीक, उपयुक्त डी देगा। ठीक, मतलब देगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो वही लगा दीजिएगा, पूरा सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, उपयुक्त डी देगा, वही लगाना है। ठीक, बस एक बार आप इसको पढ़ दीजिएगा, इन्हीं में से ऑप्शन में से होगा। ठीक, आगे देखते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, इसको भी समझ ले थोड़ा। यह नियम उपभोग का आधारभूत नियम होता है। इसका प्रतिपादन सबसे पहले गोसेन द्वारा किया गया था। इसे गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। गोसेन का पहला नियम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। ठीक है, दूसरा नियम इसे कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम को। मार्शल ने इसे सम सीमांत तुष्टि गुण का नियम भी कहा है। तुष्टि गुण का नियम कहा किसने, मार्शल ने, क्योंकि मार्शल ने वैज्ञानिकता पर आधारित इसको पुष्टि इसकी की है, मतलब वैज्ञानिकता पर आधारित। ठीक, प्रोफेसर हिक्स ने के अनुसार जब प्रत्येक दिशा में व्यय की सीमांत इकाई से उपयोगिता में समान वृद्धि होती है तो तुष्टि गुण अधिकतम होता है। क्या कहा हिक्स महोदय ने, हिक्स महोदय ने कहा कि जब प्रत्येक दिशा में कोई भी ऐसी दिशा हो जिसमें क्या हो, व्यय की सीमांत इकाई, सीमांत इकाई मतलब जहां पे इकाई खत्म हो रही हो। आपको पता होगा सीमांत इकाई क्या होती है, जब व्यय की सीमांत इकाई क्या हो उपयोगिता में, उपयोगिता भी समझ में आ गई। उपयोगिता क्या होती है, तो उपयोगिता में समान वृद्धि होती है। उपयोगिता में क्या हो, एक समान वृद्धि हो तो तुष्टि गुण अधिकतम होगा। तुष्टि गुण क्या होगा, अधिकतम होगा। तुष्टि गुण क्या होगा, अधिकतम होगा। कब होगा, जब प्रत्येक दिशा में व्यय की सीमांत इकाई से उपयोगिता में समान वृद्धि होगी तो तुष्टि गुण भी अधिकतम होगा।
आगे देख लेते हैं इसकी मान्यताएं कुछ हैं। देखिए, पहली मान्यता, उपभोक्ता का विवेकशील होना अनिवार्य होगा। दूसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होनी चाहिए। तीसरा, उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। चौथा, मनुष्य को सीमांत तुष्टि गुण का ज्ञान होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सभी मान्यताएं होनी चाहिए उसको। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। देखें, उपयोगिता को मुद्रा संबंधी पैमाने को मापा जा सकता है। चौथा, मनुष्य को सीमांत तुष्टि गुण का ज्ञान होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सभी मान्यताएं उसको पता होनी चाहिए। सम सीमांत उपयोगिता नियम के महत्व को देख लेते हैं। पहला महत्व है कि उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, यानी पांचों जो आधारभूत विषय सामग्री होती हैं अर्थशास्त्र की, उन सभी में समसीमांत उपयोगिता नियम कहीं ना कहीं पे लागू होता है। उपभोग के क्षेत्र में भी, उत्पादन के क्षेत्र में भी, वितरण के क्षेत्र में भी, और विनिमय के क्षेत्र में भी, और राजस्व के क्षेत्र में भी। राजस्व मतलब टैक्स, विनिमय मतलब एक्सचेंज यानी पैसा देकर के कोई सामान लेना, उत्पादन मतलब किसी चीज का उत्पादन करना, किसी चीज को बोना, मतलब किसी चीज को पैदा करना, वही उत्पादन हो गया। उपभोग मतलब उसी चीज को खाना जो पैदा हुआ है। और जो वितरण यानी जो जो चीजें कहाँ पे उगाई जा रही हैं, उस उत्पादन जहाँ पे हो रहा है उसको हम वितरण कहते हैं। कहाँ पे कैसा उत्पादन हो रहा है उसी को हम वितरण कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं उपभोक्ता की बचत क्या होती है। अब उपभोक्ता बचत क्या होती है, उपभोक्ता बचत से क्या तात्पर्य है, इसको भी थोड़ा हम जान लेते हैं। देखें, उपभोक्ता बचत जो होता है, इसकी विचारधारा, इसकी अवधारणा जो दी थी सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, उनका नाम है ड्यूफिट। तो ड्यूफिट महोदय के द्वारा परिभाषा दी गई किसकी, उपभोक्ता की बचत की। और ये अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट दिया है उपभोक्ता की बचत की, किसने, ड्यूफिट महोदय ने। कब दिया, 1844 ईस्वी में। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने 1890 ईस्वी में क्या किया, अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एग्जाम में पूछा जाता है हर बार कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है भैया, मार्शल हैं। कौन है, मार्शल हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, जब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाए तो उसको कौन लिखेंगे, मार्शल। क्योंकि जो मार्शल पहले एक आता था बोलोरो जैसा मार्शल, तो प्रिंसिपल साहब किससे आते थे, मार्शल से आते थे। ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल साहब किससे आते थे, मार्शल से आते थे। प्रिंसिपल साहब क्या पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, मार्शल। मार्शल से आते थे प्रिंसिपल साहब, मार्शल से प्रिंसिपल साहब आते थे, क्या पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। में इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है इन्होंने, किसने, मार्शल ने। किसकी, उपभोक्ता की बचत की। मार्शल ने इसे पहले उपभोक्ता की लगान तथा बाद में उपभोक्ता की बचत का नाम दिया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे क्रेता की बचत का, क्रेता मतलब जो खरीदने वाला होता है, और विक्रेता मतलब जो बेचने वाला होता है। ठीक, क्या कहते हैं इस संबंध में कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपभोक्ता की बचत, इस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्यागी गई उपयोगिता का अंतर होता है। ठीक, आगे है प्रोफेसर पेंशन। ये कहते हैं प्रोफेसर पेंशन कि जो कुछ हम देने को तैयार हैं और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। यानी अब इसको मैं एक अपने सिंपल भाषा में इन सभी बातों को समझाना चाहूँ। इन सभी बातों को, जैसे कि आप गए किसी दुकान पर, आप दुकान पे गए और चीनी मान लिया, आपने सोचा घर से कि 40 रुपए किलो चीनी हमको मिलेगी। लेकिन आप घर से जाते हैं 40 रुपए रख करके, लेकिन जब दुकान पे आप पहुंचते हैं तो दुकानदार से पूछते, भैया चीनी कितने रुपए में 1 किलो दिए। तो कह रहा भैया 36 रुपए में 1 किलो चीनी है। तो आप यहाँ से ले गए थे 40 रुपए में खरीदने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि वो आपको 40 के बजाय 36 में ही दे रहा चीनी। तो आपके बीच में, यानी जो आपने सोचा था वास्तविक चीज़ें, जो आपने सोचा था कि हम 40 दे के आएंगे, 40 में चीनी लाएंगे, लेकिन लाए कितने में, 36 में। बचा कितना, 36 और 40 के बीच में क्या डिफरेंस है, 4। यही 4 क्या है, उपभोक्ता की बचत है। बस सिंपल सा और साधारण फंडा जो आपको पता हो जाए, बस, और कुछ है ये नहीं इसमें। वही बात प्रोफेसर पेंशन कहते हैं कि जो कुछ हम देने को तैयार हैं, 40 देने को तैयार थे, और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं, वास्तव में 36 दिए। तो क्या होगा, दोनों के बीच में कितना अंतर, 4 का अंतर। यही 4 क्या, उपभोक्ता। ठीक, आगे बढ़ते थोड़ा, आगे बढ़ते हैं।
अब उपभोक्ता की बचत से जो उत्पन्न कारण होते हैं, यानी उपभोक्ता की बचत उत्पन्न होने का कारण, उपभोक्ता का बचत कैसे होता है, इसके कारण को हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक इकाइयों से अधिक तुष्टि गुण। तो प्रारंभिक इकाई जो होंगी, छोटी से छोटी इकाइयाँ, उनमें प्रारंभिक गुण जो होगा उनका तुष्टिपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है, यानी अच्छा हो। ठीक। वस्तु की कीमत का समान होना, तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, पहले के अनुसार तुष्टि गुण उसका सही होना चाहिए। वस्तु की कीमत का समान हो, मतलब जैसे 36 में थी 36 में हो चीनी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बढ़ जाए, वस्तु की कीमत समान हो। तीसरी बात यह है कि वस्तु से उसकी कीमत की अपेक्षा उपयोगिता प्राप्त होने पर उपभोग बंद कर दिया जाए, उपभोग का बंद होना। ठीक। मतलब क्या है, वस्तु से उसकी कीमत की अपेक्षा वस्तु से उसकी कीमत की अपेक्षा कम उपयोगिता प्राप्त होने पर उपभोग का बंद होना। ठीक। ये सारे के सारे क्या है, इसकी जो है इसके कारण है, किसके, उपयोगिता की बचत के। अगला देख लेते हैं नियम की मान्यताएं। तो इस नियम की क्या मान्यताएं हैं। उपयोगिता का मापनीय होना, उपयोगिता मापनीय हो सकती है इस नियम के अनुसार। साथ ही साथ अस्थापन वस्तु का अभाव हो जाता, अस्थानापन, अस्थानापन मतलब समझते हैं कि मतलब इधर उधर से चीज़ें जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चली जाएंगी तो उन वस्तुओं का अभाव हो जाएगा। मान लिया प्याज यहाँ पे हो रही थी अपने यहाँ पे, अब प्याज यहाँ से कहीं अलग चली जाए तो फिर हमको अलग से मंगानी पड़ेगी, तो अस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा सभी का। तो क्या होगा, उससे भी जो है कहीं ना कहीं पे एक समन्वयात्मक रूप से जो बैलेंस बना है वो बिगड़ जाएगा। तीसरा देखिए, मुद्रा के सीमांत तुष्टीकरण का सीमांत तुष्टि गुण का क्या होना, स्थिर होना भी इसकी मान्यताएं हैं इस नियम की। ठीक। साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु का अन्य वस्तुओं से पूर्ण स्वतंत्र होना, प्रत्येक वस्तुओं का अन्य वस्तुओं से क्या होना, पूर्ण रूप से अलग होना, स्वतंत्र होना। अगली मान्यता है कि उपयोगिता ह्रास का नियम लागू होना, सब अधिकतर लागू होता है। छठवां देखते हैं पूर्ण उपयोगिता की धारणा, पूर्ण उपयोगिता की धारणा भी इसके अंतर्गत मिल जाती है। साथ ही साथ उपभोक्ता पर आय, रुचि, फैशन आदि का प्रभाव न पड़ना, ये सारी मान्यताएं हैं। तो उपभोक्ता पर आय, रुचि, फैशन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। ये बात इस नियम के अनुसार बताई गई। अब देखते हैं उपभोक्ता की बचत को मापने की कठिनाइयाँ। अब मापने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं इसको। अस्थापन वस्तुओं की उपस्थिति, उपभोक्ता की बचत काल्पनिक होना, तो उपभोक्ता की जो बचत होती है वो काल्पनिक होती है। साथ ही साथ अस्थापन वस्तुओं की उपस्थिति होती, मतलब ये चीज़ें, मतलब अस्थापन वस्तुएं जैसे इधर उधर चली गई वस्तुएं, मतलब जो वस्तुएं आज यहाँ पे थी कल अलग को चली गई, वही अस्थापन की, तो इससे भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है उपभोक्ता की बचत को हम मापने के लिए। जैसे आज हम उपभोक्ता की बचत माप रहे हैं, कल वही सामान जो है आज यहाँ पे नहीं बिक रहा, कहीं अलग पे बिक रहा है, तो क्या होगा, लोग अलग दूर पे जाएंगे, तो दूर जाएंगे तो जो है उसका किराया भी लगेगा, तो वो भी उसमें ऐड होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगला देखते हैं तुष्टि गुण अमापनीय होना, तो तुष्टि गुण यानी जो उसकी क्वालिटी होती है वो अमापनीय होती है। मांग की कीमतों की पूर्ण सूची हमारे पास नहीं है कि मांग के कौन कौन सी होती है, जैसे जो पब्लिक की मांग हो, यानी जो डिमांड हो, उसकी सूची नहीं है। अगला देखते हैं हम पांचवा की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव स्थिर नहीं रहती, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव स्थिर नहीं रहती और चेंज होती रहती है। ठीक। जैसे कोई चीज़ हमेशा एक ही, जैसे एक ही भाव में नहीं रहती, कभी चीनी 32 में, कभी 36 में, कभी 40 में, कभी 39 में, कभी 42 में। ठीक। अगला देखते हैं उपभोक्ता की रुचि व फैशन में भिन्नता, फैशन नए नए आते हैं, रुचि आती है, उपभोक्ता नए नए चीज़ें का जो है आविष्कार करते हैं, उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, पुरानी वस्तुओं को त्यागते चले जाते हैं, तो इससे इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उपभोक्ता की बचत को हम माप नहीं पाते, ये सारी कठिनाइयाँ हैं। ठीक। आगे देखिए उपभोक्ता की बचत का महत्व। उपभोक्ता की बचत का महत्व क्या है। तो पहली बात, विनिमय में महत्व होता है इसका, उपभोग और विनियमन में भी महत्व होता है। साथ ही साथ आर्थिक स्तर के तुलनात्मक अध्ययन में महत्व होता है। उसके बाद में एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी महत्व होता है। ठीक है। उसके अंदर राजस्व में महत्व होता है, लागत लाभ विश्लेषण में महत्व होता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में महत्व होता है, कर निर्धारण में महत्व होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व होता है इसका। इन सभी प्रकार के इन सभी मुद्दों पर भी क्या होता है, इसका महत्व होता है उपभोक्ता की बचत का नियम। अब आगे हम बात कर लेते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में, जिसको हम इंडिफरेंस सर्वे एनालिसिस अंग्रेजी में कहते हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण। देखें, तटस्थता वक्र की
तटस्थता वक्र की विचारधारा का प्रारंभ 1881 में अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने किया था। बाद में 1906 ईस्वी में इटालियन अर्थशास्त्री पेरेटो ने एजवर्थ की रीति को अपनाया। इनके आधार पर उन्होंने मांग की विवेचना की। पेरेटो ही एक ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया मित्रों की उपयोगिता एक कैसी है, एक मानसिक तत्व है जिसे केवल वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। इसको मापा नहीं, इसकी तुलना की जा सकती है। यह हमेशा स्थिर भी नहीं रहती है, परिणाम स्वरूप इसका संख्यात्मक माप भी नहीं किया जा सकता है। तो हम उपयोगिता की क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी हम माप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। हमने सभी सभी से सारी चीज़ें बताई। उपभोक्ता की बचत की मापने की कठिनाइयाँ थी। स्थापन्न वस्तुओं की स्थिति हो जाती है। उपभोक्ता की बचत काल्पनिक हो जाती है। तुष्टि गुण आप मापनीय होता है। मांग की कीमतों की पूर्ण सूची हमारे पास नहीं होती है। उपभोक्ता की रुचि व फैशन में भिन्नता आती रहती है, जिससे क्या होती है, बहुत प्रकार के बैलेंस बिगड़ जाते हैं समाज में। ठीक, यह स्पष्ट है। तो परेटो ही एक ऐसा अर्थशास्त्री है था जिससे सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि उपयोगिता एक मानसिक तत्व है जिसे केवल वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है, यानी जो उपयोगिता महसूस किया हो। यह हमेशा स्थिर भी नहीं रहती, परिणाम स्वरूप इसका संख्यात्मक माप नहीं किया जा सकता। 1915 ईस्वी में रूसी अर्थशास्त्री हैं एक, इनका नाम है स्लटस्की। तो स्लटस्की महोदय ने पेरेटो की इस विधि की व्याख्या की, परंतु रूसी भाषा में होने तथा प्रथम विश्व युद्ध की उथल कारण उस व्याख्या को विशेष महत्व नहीं मिल पाया और लोग उसे जल्दी भूल गए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1900 कब तक चला था? 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। 1945 तक चला था। ठीक है। तो क्या हुआ, जो है नहीं मिल पाया और लोग इसे जल्दी भूल गए। 1939 में प्रोफेसर हिक्स आए और उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल, तो प्रोफेसर हिक्स की पुस्तक का क्या नाम है? वैल्यू एंड कैपिटल। ध्यान रखेंगे, जब आपकी वैल्यू किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको क्या आने लगती है? हिचकी आने लगती है। हिचकी आने लगती है जब कोई आपको याद करता है, यानी जब कोई आपको याद करेगा, कब याद करेगा? जब वैल्यू होगी आपकी, जब आपका वैल्यू होगी, आपका मूल्य होगा, तो कोई व्यक्ति आपको याद करेगा और जब याद करेगा तो हिचकी आएगी। हिचकी से आप हिक्स याद कर लीजिए। और पुस्तक कौन सी इनकी? वैल्यू एंड कैपिटल। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ऑब्जेक्टिव हमें प्रश्न पूछा आता है। ठीक, में तटस्थता विश्लेषण की विस्तार से व्याख्या की किसने? हिक्स महोदय ने। कब की? 1939 में की है। किस पुस्तक में की है? वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक में की है। हिस्क, एलन, पेरेटो आदि अर्थशास्त्रियों ने मार्शल की गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसमें क्या होता है, जिसमें परिणाम स्वरूप परिणात्मक संख्याएं नहीं दी जाती हैं, जिसमें क्या होता है? परिणात्मक संख्याएं नहीं दी जाती हैं। एलन तथा हिस्क आदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के उपयोगिता तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया है। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता का या तुष्टि गुण की परिमाणात्मक माप नहीं की जा सकती। परिमाण रूप से मतलब मात्रा के हिसाब से हम उसको नहीं माप सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, इसकी सिर्फ तुलना की जा सकती है, अर्थात उपभोक्ता केवल यह बता सकता है कि उसे किसी एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु से उपयोगिता कम मिलती है। यानी एक वस्तु कैसी है, दूसरी वस्तु से उसकी तुलना करेंगे और ये बता सकते हैं कि ये इसकी उपयोगिता ज़्यादा है, इसकी उपयोगिता कम है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अर्थात वह वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार क्रमवार में सजा लेता है। ठीक है। प्राथमिकता क्रम प्राथमिकता क्रम दो वस्तुओं के बीच पसंदगी का प्रतीक माना जाता है। उपभोक्ता द्वारा निर्धारित प्रत्येक क्रम संतुष्टि के लिए एक निश्चित स्तर बताता है और इन सभी क्रमों में फर्स्ट, सेकंड, तृतीय, यानी मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, इसी प्रकार से लगा सकते हैं वो, कि ये इसकी ज़्यादा उपयोगिता है, इसकी ज़्यादा उपयोगिता है, इसकी कम है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी और कम है। ठीक है, इस प्रकार से क्रमवार लगा सकते हैं, मतलब उसको अनुभव करके ये चीज़ ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कम इंपॉर्टेंट है, तो उसी प्रकार से। ठीक, ये होता है वक्र विश्लेषण। ठीक है, तटस्थता वक्र विश्लेषण।
प्रथम द्वितीय तृतीय आदि क्रमवाचक संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं तटस्थता वक्र क्या होता है। तटस्थता वक्र होता है, तटस्थता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे क्या हो, किसी को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात तटस्थता वक्र पर अंकित प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाले दो वस्तुओं के अनेक संयोगों को व्यक्त करता है। सभी संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उपभोक्ता किसी विशेष संयोग के चुनाव में रुचि नहीं व्यक्त करता, अर्थात तटस्थ रहता है। यही कारण है कि तटस्थता वक्रों को सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सम संतुष्टि वक्र किसे कहा जाता है, तो सम संतुष्टि वक्र हम तटस्थता वक्र को कहते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं हम तटस्थता वक्र की। देखें, तटस्थता वक्र की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, वो इस प्रकार से हैं। देखते हैं जेके स्तंभ के अनुसार। जेके स्तंभ के शब्दों में बात करें हम, तो इन्होंने कहा कि यह मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग होता है जिनमें व्यक्ति तटस्थ होता है। इसी कारण इसे तटस्थ वक्र कहलाते हैं, मतलब कहते हैं। ठीक, अगले हैं वाटसन। वाटसन कहते हैं इसकी परिभाषा देते हुए कि तटस्थता सारणी दो वस्तुओं के ऐसे संयोग की एक सूची होती है जिसमें सूची को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता जो हो संयोगों के प्रति तटस्थ रहता हो, तटस्थ रहता हो। ठीक है, मतलब क्या रहता है तटस्थ, मतलब होता है कि हाँ ये मतलब कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर भी चीजें चली खरीद सके वो, तो तटस्थ रहता हो उपभोक्ता, तथा किसी भी संयोग का चुनाव अन्य संयोगी के स्थान पर नहीं करता हो। आगे देखते हैं एजे ब्रेफ के अनुसार। एजे ब्रेफ कहते हैं कि क्या किसी तटस्था वक्र पर स्थित समस्त संयोग समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करते हैं अथवा समान संतुष्टि वाले संयोग एक ही तटस्था वक्र पर स्थित होते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं प्रश्न। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं हम देख लेते हैं कुछ। ठीक है, आइए बात करते हैं मान्यताएं। पहली मान्यता है उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार देखिए, इस विश्लेषण की पहली मान्यता यह है कि उपभोग करते समय उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करता हो, यानी उपभोक्ता को ज्ञान हो, विवेक हो उसके पास और विवेकपूर्ण रूप से व्यवहार करता हो। सचमुच में ही अधिकतम संतुष्टि मिलना तभी संभव है जबकि उपभोक्ता सोच समझकर कम उपयोगी वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तुओं का व्यय करे। यानी उपयोगी वस्तुएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी अनुपयोगी वस्तुएं भी होती हैं, लेकिन जब उपभोक्ता को विवेक होगा ये चीज़ हम खरीदेंगे तो हमको ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा हमको संतुष्टि मिलेगी, तो चीज़ें अच्छी होंगी, तभी उपभोक्ता सही से तरीके से उस उपभोक्ता की बचत हो पाएगी। ठीक, आगे देखते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता उपभोग संयोगों से प्राप्त संतुष्टि को एक वरीयता क्रम प्रदान करता है, क्योंकि संतुष्टि एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसे संख्यात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप इसकी मान्यता में और भी देख सकते हैं, जैसे विभाजित एवं समरूप वस्तुएं, दुर्बल क्रमबद्धता, सकर्मकता, चुनाव में संगति, प्रतिस्थापन दर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है मान्यताएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषताएं। उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं फटाफट। देखें, पहली विशेषता कि तटस्थता वक्र बाईं से दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ प्रतीत होता है। बाईं से क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर जो है नीचे की ओर ये क्या होता है, गिरता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से वक्र बनता है। ठीक, दूसरा देखते हैं उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्तोदर होता है। तीसरा देखते हैं दो उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अगर दो उदासीनता वक्र होंगे तो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। ठीक है, क्या होंगे, इस तरीके से होंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं कभी। ठीक, उदासीनता वक्रों को एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं होता कि समांतर ही हो, और काटने मतलब काटते नहीं है, लेकिन समांतर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि पैरेलल हो, मतलब ऐसे ऐसे ही हो तब नहीं काटेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं ऊंचे उदासीनता वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को व्यक्त करते हैं। अगला है कि उदासीनता वक्र किसी भी स्तर को स्पर्श नहीं करता है। सातवां उदासीनता वक्र विशिष्ट आकार के हो सकते हैं।
ठीक, इतनी बात आप समझ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एक दो तीन चार याद कर लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं, एक दो तीन चार, मतलब मुश्किल से बहुत ज़्यादा तीन याद कर लीजिएगा, तीन या चार याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको दो तीन पता होंगे तो आपको पता हो जाएगा। उपरोक्त डी वैसे पूछा जाएगा कि उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें उपरोक्त डी सभी वही दिया रहता है डी ऑप्शन में। ठीक, आगे देखते हैं तटस्थता तालिका व उदासीनता तालिका। ठीक, क्या होती है? तटस्थता तालिका का निर्माण वस्तुओं के अनेक संयोगों से होता है। तालिका में निहित संयोगों में चुनाव करने के प्रति उपभोक्ता हमेशा ही उदासीन रहता है, क्योंकि प्रत्येक संयोग से मिलने वाली उपयोगिता समान महत्व की होती है। मेयर्स महोदय कहते हैं कि तटस्थता तालिका दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों की सूची होती है जो किसी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अब यहीं पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखें, सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो जब सीमांत उपयोगिता मित्रों हमारी ऋणात्मक होगी तब क्या होगा? तो तब जब ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता घटेगी, और जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसमें कौन सा सही होगा? हमने क्या बताया था कि जब सीमांत उपयोगिता एकदम जीरो होगी तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होगी, यानी अधिकतम होगी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि उपयोगिता का गणनावाचक विचार किसने दिया? उपयोगिता का गणनावाचक विचार किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। जबकि इसका दूसरा जो भी विचार था गणनावाचक के अलावा हमने बताया था एक विचार, कौन सा? क्रमवाचक विचार। और क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने दिया था? तो क्रमवाचक दृष्टिकोण देने वाले हैं हिग्स, एलन, पैरेटो। ये तीन है। हमने बताया नहीं था कि ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। तो देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उपयोगिता का गणनावाचक विचार किसने दिया? मार्शल ने दिया। अगला प्रश्न देखिए, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। तो उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है मार्शल के अनुसार? मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का जो आधार होता है वो क्या होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। क्या होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। ठीक, ऑप्शन इसका ए करेक्ट। अगला देखते हैं, गोसेन का प्रथम नियम है। तो गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कौन है? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम गोसेन का प्रथम नियम है, 19वीं शताब्दी में आया। तो गोसेन का दूसरा नियम कौन सा है? सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ये दूसरा नियम है। ठीक है, दूसरा नियम है ये। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन सत्य? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, फटाफट देखिए। तो कौन सा कथन सत्य है? एक बात देखिए, सीमांत उपयोगिता का सूत्र होता है, एक ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीमांत उपयोगिता का सूत्र बताइए। सूत्र होता है डेल्टा टी क्यू, सॉरी डेल्टा टी यू, कैपिटल लगेगा, डेल्टा टी यू अपान डेल्टा क्यू। तो डेल्टा टी यू अपान डेल्टा क्यू ये सूत्र होता है किसका? तो सूत्र होता है सीमांत उपयोगिता का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कीमत प्रभाव बराबर होता आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, ना कि भागे प्रतिस्थापन ना गुणे। ठीक है, तो जो कीमत प्रभाव होता है वो जब हम आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों प्रभाव मिला लेते हैं तब हमें कीमत का प्रभाव पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उपभोक्ता की बचत बराबर होती है। उपभोक्ता की बचत किसके बराबर होती है? तो उपभोक्ता की बचत जो होती है किसके बराबर होती है? कुल उपयोगिता बराबर मूल्य गुणे क्रय की गई इकाइयाँ, बिल्कुल। कुल उपयोगिता प्लस सीमांत उपयोगिता, बिल्कुल। कुल उपयोगिता माइनस प्रति इकाई कीमत, ठीक है, ऊपर सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? गोसेन महोदय हैं। ठीक है, गोसेन महोदय हैं प्रतिपादक, लेकिन उसको वैज्ञानिकता किसने दी? मार्शल महोदय ने दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण संतुष्टि से क्या आशय होता है? पूर्ण संतुष्टि से क्या आशय होता है मित्रों? तो पूर्ण संतुष्टि से आशय होता है
कि जहां कुल उपयोगिता अधिकतम तथा सीमांत उपयोगिता शून्य हो। सीमांत उपयोगिता हो ही ना, सीमांत उपयोगिता शून्य हो तभी कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होगी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है। सीमांत उपयोगिता से आशय होता है कि उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, उपभोग की प्राप्त इकाई मतलब उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। हमने बताया ना 11-12 लड्डू हैं तो 11 लड्डू खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12वां लड्डू की क्या उपयोगिता है आपके जीवन में, वही होती है सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला देखिए, सीमांत उपयोगिता वक्र है। क्या सीमांत उपयोगिता वक्र है। तो सीमांत उपयोगिता वक्र कैसा होता है, वस्तु का मांग वक्र होता है। वस्तु का मांग वक्र होता है सीमांत उपयोगिता वक्र। वस्तु का मांग वक्र, वस्तु का मांग वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र। अगला प्रश्न देखिए, चलें अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, किसने कहा है। अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, क्षमता क्या बताया था हमने, क्षमता किसके अंदर होती है। क्षमता, क्षमता हमने किसके अंदर बताई थी, ध्यान रखिए फटाफट बोलिए। क्षमता हमने किसके अंतर्गत बताई थी। क्षमता हमने बताई थी आपको, क्षमता हमने आपको बताई थी किसके, मतलब किसको बताई थी हमने, हिंडन को बताई थी। लेकिन अब ऑप्शन में हिंडन तो है नहीं, हिंडन की परिभाषा भी थोड़ा चेंज थी। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको जानबूझकर प्रश्न रखा क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में कि क्षमता सर जी ने बताया था, हिंडन मार दीजिएगा। तो क्षमता देखिए, अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता, अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, ये कथन कहा था मार्शल ने। हमने ये भी बताया होगा आपको, मार्शल देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, मतलब तुरंत जो है बैक करके वीडियो, ठीक है। मार्शल बताया था हमने एक। जबकि हमने बताया था उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है। ये कथन किसका है, ये कथन है किसका, ये कथन है आपका किसका मित्रों, ये कथन है आपका प्रोफेसर हिंडन का। ठीक, अगला देखते हैं, उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। अब खरीदना चाहते हैं, हमने क्या बताया था, खरीदना चाहते हैं तो श्रीमती होंगी। श्रीमती कौन है, रॉबिन्स हैं, खरीदना चाहती हैं, ठीक है। तो श्रीमती रॉबिन्स ने कैसी परिभाषा दी कि उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक अर्थशास्त्री समसीमांत नियम को किस नाम से पुकारते हैं। तो किस नियम से पुकारते हैं आधुनिक अर्थशास्त्री, आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं वो किस नियम से पुकारते, किस नियम से मतलब किस नाम से पुकारते हैं, समसीमांत नियम को। समसीमांत नियम को आधुनिक अर्थशास्त्री अनुपातिक नियम से पुकारते हैं। किससे, अनुपातिक नियम से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व जो है वो देखें, अभी हमने बताया था ऊपर डी होगा, बिल्कुल मारिए ऑप्शन डी। देखें समसीमांत उपयोगिता के नियम का महत्व, उपभोग में, उत्पादन में, राजस्व में, बिल्कुल फटाफट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला देखिए, प्रतिस्थापन का सिद्धांत आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है, यह कथन किसने कहा था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है, यह कथन कहा है मार्शल महोदय ने। ऑप्शन इसका सी ए करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पे है सम सीमांत नियम की उपयोगिता है। तो सम सीमांत नियम की उपयोगिता जो हमने बताया था, इसका 3 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, बताइएगा। राजस्व में, वितरण में, उपभोग में, उपरोक्त सभी। तो भैया डी, उपरोक्त सभी, वही है ऑप्शन, ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत की धारणा को ड्यूपिट ने किस नाम से पुकारा था। तो ड्यूपिट ने हमने बताया था आपको, ड्यूपिट ने पुकारा था, किस नाम से पुकारा था, ड्यूपिट ने पुकारा था किस नाम से भैया, उपभोक्ता की बचत की धारणा को ड्यूपिट ने उपभोक्ता की बचत कहा था, सापेक्ष उपयोगिता कहा था, उपभोक्ता का लगान कहा था, उपयुक्त डी सभी कहा था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। प्रकट अभिधान, प्रकट अधिमान, एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में कि प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सैमुलसन है, कौन है, सैमुलसन है प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक, ध्यान रखेंगे। और प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है उसका आधार होता है सबल क्रमबद्धता, कौन क्रमबद्धता, सबल क्रमबद्धता। ठीक, उपभोक्ता बचत की अवधारणा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, ड्यूपिट ने दिया था।
ड्यूपिट ने कब दिया था उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का विचार? 1844 में, आपको बता दी थी। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि उपभोक्ता की बचत की धारणा ड्यूपिट किस नाम से पुकारा था? तो सापेक्षिक उपयोगिता कहा था, उपभोक्ता की बचत कहा था, उपभोक्ता का लगान कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को सर्वप्रथम किस नाम से पुकारा? अब मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को किस नाम से पुकारा था? तो किस नाम से पुकारा था मार्शल महोदय ने? तो मार्शल महोदय ने पुकारा था उपभोक्ता की लगान के नाम से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान अर्थशास्त्री उपभोक्ता की बचत को किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान अर्थशास्त्री उपभोक्ता की बचत को किस नाम से जानते हैं? क्रेता की बचत के नाम से। क्रेता की बचत, तो उपभोक्ता की बचत मतलब क्रेता की, उपभोक्ता मतलब जो खाने वाला होता है, जो उपयोग करता है। मतलब चीनी खरीद कर लाए तो चीनी खरीद कर लाए, आपको खरीदने वाले को क्रेता कहते हैं। तो क्रेता की बचत यानी उपभोक्ता की बचत, ठीक है। क्रेता मतलब खरीदने वाला, उपभोक्ता मतलब उसका सेवन करने वाला। अब भाई जो व्यक्ति जो है कोई चीज़ बेच रहा है और उसे आप खरीद लें, तो जाहिर सी बात है आप उसको खाने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। और वो नहीं कि मान लीजिए कोई आप दुकानदार हैं तो आप बेचने के लिए, वो आप विक्रेता हो गए, फिर आप क्रेता नहीं रह गए, ठीक है। क्योंकि आपको बेचना है कहीं ना कहीं पे। लेकिन जो व्यक्ति खरीद रहा हो और उसको खुद ही सेवन करने के लिए, खुद ही खाने के लिए खरीद रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रेता कहते हैं। तो क्रेता की बचत यानी उपभोक्ता की बचत, ठीक है। तो आधुनिक जो वर्तमान अर्थशास्त्री हैं वो क्या मानते हैं? उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, जो कुछ हम देने को तैयार हैं और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा था। हमने बताया था कि चीनी आप 40 में लेने गए थे, 36 में मिल गई मान लिया, तो 4 ही बचा। यही क्या है? यही होता है उपभोक्ता की बचत। और ये परिभाषा किसने दी है? एक है, किसने दी थी ये परिभाषा? आपकी किसने दी थी? उपभोक्ता की बचत से संबंधित है, पेंशन महोदय ने दी थी उपभोक्ता की परिभाषा। लास्ट में हमने बताया था पेंशन महोदय के अनुसार, प्रोफेसर पेंशन, ठीक है। ध्यान रखेंगे। गिफिन वस्तुओं के प्रति आय प्रभाव ऋणात्मक, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था, गिफिन वस्तुओं के प्रति आय का प्रभाव कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। फटाफट आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रकट अधिमान सिद्धांत की मान्यता है। और किसने दिया था प्रकट अधिमान का सिद्धांत? किसने दिया था? 1844 में दिया था। किसने? सैमुएल्सन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? सैमुएल्सन ने दिया था 1844 में। प्रकट अधिमान सिद्धांत की मान्यता है, तो मान्यता कौन सी है? मान्यता उसकी कि उपभोक्ता की रुचियों में परिवर्तन नहीं होता है, साथ ही साथ उपभोक्ता का चयन उसके अधिगम को प्रकट करता, दोनों होता है, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पेरेटो ने एजवर्थ के उदासीनता विचार को कब अपनाया? तो पेरेटो ने जो एजवर्थ के उदासीनता विचार को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 1906 ईस्वी में अपनाया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, इसका भी सी करेक्ट है। ऑप्शन ए मतलब इसका पहले का भी सी, इसका भी सी। अगला है, वैल्यू ऑफ कैपिटल के लेखक कौन है? वैल्यू ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? वैल्यू ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो वैल्यू कब होगी? जब हिचकी आएगी। हिचकी कब आएगी? जब वैल्यू होगी किसी की, ठीक है। तो बैलू हिचकी, बैलू हिचकी, हिचकी से क्या लगे? हिक्स। प्रोफेसर हिक्स की पुस्तक कौन है? बैलू ऑफ कैपिटल, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बैलू ऑफ जो है। एक पुस्तक का नाम और जान ले आप, एलन और हिक्स दोनों ने लिखी है पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है आ रिकॉन्सिडरेशन, ठीक है। रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है। रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू पुस्तक के लेखक हैं एलन और हिक्स, ठीक है, दोनों हैं। इसके अलावा हिक्स की एक महत्वपूर्ण पुस्तक का और नाम है रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन? रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, हिक्स की पुस्तक है, ठीक है। हिक्स की और पुस्तक कौन सी है? वैल्यू ऑफ कैपिटल, बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं हिक्स, पेरेटो, ठीक है। ये सारे आगे हम देखते हैं और भी प्रश्न थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित चित्र किस प्रकार की वस्तुओं को सूचित करता है? तो ये कैसी वस्तुओं को सूचित करता है? ये पूर्ण स्थापन वस्तुओं को सूचित करता है, पूर्ण स्थापन वस्तुओं को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है ए सी ई, देखिए पूर्ण है ये पूरा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न रेखा चित्र में वस्तुएं किस प्रकार की हैं? तो देखिए ये रेखा चित्र आपके सामने है यहाँ पे,
और इसमें जो वस्तुएं हैं वो किस प्रकार की हैं, तो ये इसमें कैसी हैं, इसमें निकट स्थापन है। निकट स्थापन देखिए यहाँ पे ए और बी, देखिए यहाँ पे निकट स्थापन है, और ये देखिए इस प्रकार से वक्र है इसका, तो ये निकट स्थापन का सिंबल है, ऐसा देखिए निकट स्थापन है ये, और ये कैसा स्थापन है। तो पूर्ण स्थापन कैसा कब होगा, जब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से वक्र बना होगा, इस तरीके से वक्र बना है तो पूर्ण स्थापन, और उसके बाद में जब इस तरीके से वक्र बना है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है निकट स्थापन। ठीक है, निकट स्थापन। ठीक, तो निकट स्थापन आप इसका बी, इसका आपका डी। ठीक, करेक्ट हो गया आपका। चलिए, तो इतने आपके लेक्चर थे, मतलब इतने जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमने चैप्टर 2 से संबंधित आपको करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को आप लोग, और वीडियो को एग्ज़ाम टाइम में 1-2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, और इससे संबंधित तमाम सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और जाहिर सी बात है सॉरी, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। आप सभी लोगों का ये काम है, दायित्व तो है। ठीक है, मैं आपसे ये आशा रखता हूँ, आपने मुझसे आशा रखी थी कि मैं चैप्टर 2 लाऊं, मैं लेकर के हाजिर हो गया, और आपको वीडियो आप पूर्ण रूप से लेक्चर आपने देख लिया। अब तीसरा लेक्चर आप देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बने रहे हमारे साथ। तीसरा लेक्चर है आपका मांग का नियम एवं मांग की लोच, तो लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, दोनों को हम समझेंगे। मांग के प्रमुख तत्व देखेंगे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व देखेंगे, मांग से क्या आशय होता है, इसी प्रकार से वस्तु की पूर्ति के निर्धारण में कौन कौन से घटक होते हैं, मांग की लोच क्या होती है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मांग का नियम क्या होता है, मांग से संबंधित जो सूत्र हैं बहुत सारे वो क्या क्या होते हैं, मांग की जो मांग की आय लोच होती है ई आई के नाम से, जिसको हम मतलब सिंबॉलिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, वो सारी बातें हैं वो चैप्टर 3 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।